रॉबिन हुड एक दुखी शूरवीर की मदद करता है। इस तरह कोमल वसंत ऋतु खिलती हुई सुंदरता में बीत गई, इसकी चांदी की बारिश और धूप, इसके हरे घास के मैदान और इसके फूल। इसी तरह गर्मी भी अपनी पीली धूप, अपनी थरथराती गर्मी और गहरे घने पत्ते, अपनी लंबी सांझ और अपनी मधुर रातों के साथ बीत गई, जिसके दौरान मेढक टर्राते थे और परियों के लोग पहाड़ियों पर निकलते थे। ये सब बीत चुका था और पतझड़ का समय आ गया था, जो अपने साथ अपनी खुशियां और उल्लास लेकर आया था। अब जब फसल घर पर इकट्ठी हो गई थी, तो बीनने वालों के खुशमिजाज समूह देश भर में घूमते थे, दिन में सड़कों के किनारे गाते थे और रात में झाड़ियों और घास के ढेर के नीचे सोते थे। अब उलझी हुई झाड़ियों में कूल्हे लाल हो गए थे और झाड़ियों में घास काली हो गई थी, ठूंठ पूरी तरह से कुरकुरे और नंगे आसमान की ओर पड़े थे, और हरी पत्तियां तेजी से लाल और भूरे रंग की हो रही थीं। साथ ही इस खुशनुमा मौसम में साल की अच्छी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठी होती हैं। तहखाने में ब्राउन एले पक रही है, हैम और बेकन धुएं के शेड में लटके हुए हैं, और केकड़ों को भूसे में रखकर सर्दियों में भूसा बनाया जा रहा है, जब उत्तरी हवा छत के चारों ओर बर्फ को जमा कर देती है और चूल्हे पर आग की चिंगारी गर्म हो जाती है। इसी तरह ऋतुएं तब भी गुजरी थीं, इसी तरह वे अब भी गुजर रही हैं, और इसी तरह वे भविष्य में भी गुजरेंगी, जबकि हम आते जाते रहते हैं, जैसे पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं और शीघ्र ही भुला दिए जाते हैं। रॉबिन हुड ने हवा सूंघते हुए कहा, यह एक अच्छा दिन है, लिटिल जॉन, और यह एक ऐसा दिन है जिसे हम आलस्य में बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को चुनें जिनकी आपको ज़रूरत है, और आप पूर्व की ओर जाएं, जबकि मैं पश्चिम की ओर जाऊंगा, और देखूंगा कि हम में से प्रत्येक इस दिन हरे पेड़ के नीचे भोजन करने के लिए किसी अच्छे मेहमान को वापस ले आए। शादी कर लो, लिटिल जॉन ने खुशी से अपनी हथेलियां आपस में ताली बजाते हुए कहा, तुम्हारी आज्ञा मेरी पसंद के अनुसार है, जैसे तलवार की ताकत। मैं आज ही तुम्हारे लिए एक मेहमान लाऊंगा, या फिर मैं खुद वापस नहीं आऊंगा। फिर उन्होंने अपनी इच्छानुसार समूह में से अपने अपने लोगों को चुना और जंगल से अलग अलग रास्तों से निकल पड़े। अब जब हम इन मौज मस्ती में शामिल होते हैं, तो आप और मैं एक ही समय में दो रास्ते नहीं चल सकते, इसलिए हम लिटिल जॉन को उसके अपने रास्ते पर चलने देंगे, जबकि हम अपनी स्कर्ट ऊपर करके रॉबिन हुड के पीछे चलेंगे। और यहाँ अच्छी संगत भी है। रॉबिन हुड, विल स्कारलेट, एलन ए डेल, विल स्कैटलॉक, मिज मिलर का बेटा और अन्य। फ्रायर टक के साथ जंगल में 1 दर्जन या उससे ज्यादा तगड़े लोग घर वापसी की तैयारी में लगे थे, लेकिन बाकी सभी रॉबिन हुड या लिटिल जॉन के साथ चले गए थे। वे आगे बढ़ते गए, रॉबिन अपनी कल्पना का अनुसरण करता रहा और बाकी लोग रॉबिन का अनुसरण करते रहे। अब वे एक खुली घाटी से होकर आगे बढ़े, जिसमें झोपड़ी और खेत थे, और अब वे फिर से एक बार जंगल में प्रवेश कर गए। सुंदर मैंसेफील्ड टाउन से गुजरते हुए, जिसकी मीनारें, किला और शिखर धूप में मुस्कुरा रहे थे, वे आखिरकार जंगल की भूमि से बाहर आ गए। वे आगे बढ़े, राजमार्ग और उपमार्गों से, गांवों से होकर, जहां अच्छी पत्नियां और खुशमिजाज लड़कियां युवा पुरुषों के अच्छे प्रदर्शन को खिड़कियों से झांकती थीं, जब तक कि वे डर्बीशायर में अल्वर्टन से आगे नहीं पहुंच गए। इस समय तक दोपहर हो चुकी थी, फिर भी उन्हें कोई ऐसा मेहमान नहीं मिला था जिसे वे शेरवुड वापस ले जाने लायक हों, इसलिए आखिरकार एक निश्चित स्थान पर पहुंचकर, जहां 2 सड़कों के चौराहे पर एक मंदिर था, रॉबिन ने उन्हें रुकने के लिए कहा, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ ऊंची झाड़ियों की छत थी, जिसके पीछे छिपने के लिए अच्छी जगह थी, जहां से वे आराम से सड़कों को देख सकते थे, जबकि वे अपना दोपहर का भोजन कर रहे थे। खुशमिजाज रॉबिन ने कहा, मुझे लगता है कि यहाँ एक अच्छी जगह है, जहाँ हम जैसे शांत लोग शांति से खाना खा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ आराम करेंगे और देखेंगे कि शायद हमारे भाग्य में क्या आ सकता है। इसलिए वे एक सीढ़ी पार करके एक बाड़ के पीछे पहुंचे, जहाँ हल्की धूप चमकीली और गर्म थी और जहाँ घास नरम थी, और वहाँ वे बैठ गए। फिर प्रत्येक व्यक्ति ने अपने पास लटकी थैली से वो निकाला जो उसने खाने के लिए लाया था, क्योंकि इस तरह की एक मजेदार सैर भूख को इतना बढ़ा देती है कि यह मार्च की हवा की तरह तेज हो जाती है। इसलिए कोई और बात नहीं की गई, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ने अपने दांतों को बेहतर इस्तेमाल के लिए बचाकर रखा, भूरे रंग की पपड़ी और ठंडे मांस को बड़े चाव से चबाते हुए। उनके सामने
एक मुख्य सड़क खड़ी पहाड़ी पर चढ़ती हुई अचानक अपनी चोटी पर झुक जाती थी, जो आसमान के सामने झाड़ियों और झबरा घास से कटी हुई थी। हवा से भरी पहाड़ी के ऊपर से गांव के कुछ घरों की छतें झांक रही थीं जो पीछे घाटी में गिर रही थीं। वहां एक पवन चक्की का शीर्ष भी दिखाई दे रहा था। पल धीरे धीरे पहाड़ी के पीछे से साफ नीले आसमान के सामने ऊपर नीचे हो रहे थे, जैसे हल्की हवा उन्हें चरमराती और कठिन झूलों के साथ हिला रही थी। इसलिए योमन बाड़ के पीछे लेट गए और अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर लिया, लेकिन फिर भी समय बीतता गया और कोई नहीं आया। अंत में एक आदमी धीरे धीरे पहाड़ी पर और पथरीले रास्ते से नीचे उस स्थान की ओर आया जहां रॉबिन और उसका दल छिपा हुआ था। वह एक अच्छा मोटा योद्धा था, लेकिन चेहरे पर दुख और चेहरे पर उदासी थी। उसके कपड़े सादे और आलीशान थे, लेकिन उसके गले में सोने की कोई चेन नहीं लटकी थी, जैसा कि उसके जीवन में लोग अक्सर पहनते थे, और उसके गले में कोई गहना नहीं था। फिर भी कोई उसे घमंडी और कुलीन खून का व्यक्ति नहीं समझ सकता था। उसका सिर उसकी छाती पर झुका हुआ था और उसके दोनों हाथ लटके हुए थे, और इसलिए वह धीरे धीरे चला आ रहा था, मानो वह उदास विचारों में डूबा हुआ हो, जबकि उसका अच्छा घोड़ा भी अपनी गर्दन पर लगाम ढीली करके सिर झुकाए हुए चल रहा था, मानो वह अपने मालिक के दुख में भागीदार हो। रॉबिन हुड ने कहा, वह सचमुच एक दुखी दिखने वाला वीर है, और लगता है कि आज सुबह उसने अपनी जैकेट पहन रखी है। फिर भी मैं उसके साथ बात करूंगा, क्योंकि यहाँ भूखे कुत्ते के लिए कुछ खाने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि उसका पहनावा बढ़िया है, हालांकि वह खुद बहुत उदास है। जब तक मैं इस मामले की जांच नहीं कर लेता, तब तक तुम यहीं रुको। ऐसा कहते हुए वह उठा और उन्हें छोड़कर सड़क पार करके मंदिर की ओर चला गया, और वहां खड़ा होकर उस दुखी शूरवीर के उसके पास आने का इंतजार करने लगा। इसलिए जब शूरवीर धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो खुशमिजाज रॉबिन आगे बढ़ा और लगाम पर अपना हाथ रख दिया। रुको सर नाइट, उसने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम क्या हो मित्र, जो महामहिम के मार्ग पर एक यात्री को इस प्रकार रोक रहे हो? शूरवीर ने कहा। रॉबिन ने कहा, शादी कर लो, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना मुश्किल है। एक आदमी मुझे दयालु कहता है, दूसरा मुझे क्रूर कहता है, एक मुझे अच्छा ईमानदार आदमी कहता है, और दूसरा मुझे घिनौना चोर कहता है। सच में दुनिया में एक आदमी को देखने के लिए उतनी ही आंखें हैं जितनी एक मेढक पर धब्बे होते हैं, इसलिए तुम मुझे किस जोड़ी आंखों से देखते हो, ये पूरी तरह से तुम्हारे अपने आप पर निर्भर करता है। मेरा नाम रॉबिन हुड है। सचमुच? अच्छे रॉबिन, शूरवीर ने कहा, उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभर आई, तुम्हारा अहंकार विचित्र है। जहां तक मेरी नज़रों का सवाल है, मैं कहूँगा कि वे जितनी अनुकूल हो सकती हैं, उतनी अनुकूल हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें और बहुत कम बुरी बातें सुनता हूँ। मेरे लिए तुम्हारी क्या इच्छा है? अब मैं अपनी प्रतिज्ञा करता हूँ, सर नाइट, रॉबिन ने कहा, आपने निश्चित रूप से अच्छे गैफर स्वेंथोल्ड से ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि वह कहते हैं, अच्छे शब्द बोलना उतना ही आसान है जितना कि बुरा बोलना और मारपीट के बदले में सद्भावना लाना। अब मैं आपको इस कहावत की सच्चाई दिखाऊंगा, क्योंकि यदि आप आज मेरे साथ शेरवुड फॉरेस्ट चलेंगे, तो मैं आपको आपके जीवन में अब तक का सबसे शानदार भोज दूंगा। आप वास्तव में दयालु हैं, शूरवीर ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझे एक बुरा और दुखी अतिथि ही पाएंगे। बेहतर होगा कि आप मुझे शांति से जाने दें। नहीं, रॉबिन ने कहा, तुम अपनी मर्जी से जा सकते हो, लेकिन एक बात के लिए, और वह मैं तुम्हें बता दूंगा। हम एक सराय रखते हैं, मानो शेरवुड की गहराई में, लेकिन मुख्य सड़कों और पगडंडियों से इतनी दूर कि मेहमान अक्सर हमारे पास नहीं आते, इसलिए मैं और मेरे दोस्त खुशी खुशी निकल पड़ते हैं, और जब हम खुद से ऊब जाते हैं, तो उन्हें ढूंढते हैं। यही मामला है, सर नाइट। फिर भी मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि हम अपने मेहमानों से हिसाब किताब करने की उम्मीद करते हैं। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया, मित्र, शूरवीर ने गंभीरता से कहा, लेकिन मैं तुम्हारा आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। क्या ये सच है? रॉबिन ने नाइट की ओर गौर से देखते हुए कहा, मैं आप पर विश्वास करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। फिर भी सर नाइट,
आपके जैसे लोग भी हैं जिनकी बातों पर उतना भरोसा नहीं किया जा सकता जितना वे दूसरों पर करते हैं। अगर मैं इस मामले में खुद की तलाश करूं तो आप बुरा नहीं मानेंगे। फिर घोड़े की लगाम को पकड़े हुए उसने अपनी उंगलियां अपने होठों पर रखीं और एक तीखी सीटी बजाई, जिसके बाद 80 योद्धा सीढ़ी पर से कूदते हुए आए और उस जगह पर दौड़े जहां नाइट और रॉबिन खड़े थे। ये रॉबिन ने उन्हें गर्व से देखते हुए कहा, मेरे कुछ खुशमिजाज आदमी हैं। वे मेरे साथ सभी खुशियां और परेशानियां, लाभ और हानि साझा करते हैं। सर नाइट, मैं आपको बताता हूं कि आपके पास कितना पैसा है। कुछ समय तक तो शूरवीर ने एक शब्द भी नहीं कहा, परंतु उसके गालों पर धीरे धीरे लाली उभर आई। अंत में उसने रॉबिन के चेहरे की ओर देखा और कहा, मैं नहीं जानता कि मुझे क्यों शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि यह मेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं है। परंतु मित्र, मैं तुम्हें सच बताता हूँ जब मैं कहता हूँ कि मेरे बटुए में 10 शिलिंग हैं और ये ली के सर रिचर्ड के पास पूरी दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी रकम है। जब सर रिचर्ड ने अपनी बात समाप्त की तो सन्नाटा छा गया। अंततः रॉबिन ने कहा, और क्या तुम मुझे अपना शूरवीर वचन देते हो कि तुम्हारे पास बस यही सब है? हाँ, सर रिचर्ड ने उत्तर दिया, मैं एक सच्चे शूरवीर के रूप में तुमसे वचन देता हूँ कि ये दुनिया में मेरे पास मौजूद सारा धन है। नहीं, यह मेरा पर्स है, तुम खुद ही जान सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। और उसने अपना पर्स रॉबिन की ओर बढ़ा दिया। अपना पर्स रखिए, सर रिचर्ड, रॉबिन ने कहा। इतने विनम्र शूरवीर की बात पर संदेह करना मेरे लिए दूर की बात है। मैं घमंडियों को नीचा दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो लोग दुख में चलते हैं, मैं उनकी मदद करूँगा अगर मैं कर सकता। सर रिचर्ड, आइए अपना दिल खुश कीजिए और हमारे साथ ग्रीनवुड में चलिए। मैं भी शायद आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि आप निश्चित रूप से जानते हैं कि कैसे अच्छे एथेल्स्टेन को उस छोटे से अंधे तिल ने बचाया था, जिसने एक खाई खोदी थी, जिस पर राजा की जान लेने वाला व्यक्ति गिर गया था। सचमुच, दोस्त, सर रिचर्ड ने कहा, मुझे लगता है कि तुम अपने तरीके से दयालु हो, फिर भी मेरी परेशानियां ऐसी हैं कि यह संभव नहीं है कि तुम उन्हें ठीक कर सको। लेकिन मैं आज तुम्हारे साथ शेरवुड जाऊंगा। इसके बाद उसने अपने घोड़े का सिर घुमाया और वे सभी जंगल की ओर चल पड़े। रॉबिन नाइट के एक तरफ चल रहा था और विल स्कारलेट दूसरी तरफ, जबकि बाकी बैंड पीछे पीछे चल रहा था। कुछ समय तक इस तरह यात्रा करने के बाद रॉबिनहुड बोला, सर नाइट, उसने कहा, मैं आपको बेकार के सवालों से परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन क्या आप मुझे अपना दुख बताने की हिम्मत रखते हैं? सच में, रॉबिन, नाइट ने कहा, मुझे ऐसा न करने का कोई कारण नहीं दिखता। ऐसा ही है, मेरा महल और मेरी जमीनें मेरे द्वारा लिए गए कर्ज के लिए गिरवी रखी गई हैं। 3 दिन बाद पैसे चुकाने होंगे, नहीं तो मेरी सारी संपत्ति हमेशा के लिए चली जाएगी, क्योंकि फिर यह हेम्मेट के पुजारी के हाथों में चली जाएगी, और वे जो कुछ भी निगलते हैं उसे फिर कभी नहीं देते। रॉबिन ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जैसे लोग इस तरह से क्यों रहते हैं कि उनकी सारी संपत्ति उनसे ऐसे गायब हो जाती है जैसे वसंत ऋतु में सूरज के नीचे बर्फ गिरती है। तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, रॉबिन, नाइट ने कहा, क्योंकि सुनो, मेरा बेटा 20 साल का है, फिर भी उसने नाइट के रूप में अपनी ख्याति अर्जित की है। पिछले साल एक बुरे दिन पर चेस्टर में जौस्ट आयोजित किए गए थे और मेरा बेटा वहां गया था, जैसा कि मैं और मेरी पत्नी थे। मुझे लगा कि यह हमारे लिए गर्व का समय था, क्योंकि उसने हर उस नाइट को घोड़े से उतार दिया जिसके खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी थी। अंत में उसने लंकास्टर के सर वाल्टर नामक एक महान नाइट के साथ एक कोर्स किया। फिर भी, हालांकि मेरा बेटा बहुत छोटा था, उसने अपनी सीट बरकरार रखी। हालांकि दोनों भाले भारी हो गए थे, लेकिन ऐसा हुआ कि मेरे बेटे के भाले का एक टुकड़ा सर वाल्टर के हेलमेट के छज्जे से होकर उसकी आंख में घुस गया और उसके मस्तिष्क में घुस गया, जिससे वह मर गया, इससे पहले कि उसका एस्क्वायर उसका हेलमेट खोल पाता। अब रॉबिन, सर वाल्टर के दरबार में बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उसके रिश्तेदारों ने मेरे बेटे के खिलाफ बातें भड़काईं, ताकि उसे जेल से बचाने के लिए मुझे फिरौती देनी पड़े 600 पाउंड सोना। सब कुछ ठीक चल रहा होता, लेकिन कानून की कुटिलता और कुटिलता के कारण मैं भेड़ की तरह कटा हुआ था।
इसलिए मुझे अपनी ज़मीनें एमेट के पुजारी के पास ज़्यादा पैसे के लिए गिरवी रखनी पड़ी और ज़रूरत के समय उन्होंने मेरे साथ बहुत मुश्किल सौदा किया। फिर भी मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़मीनों के लिए सिर्फ अपनी प्यारी पत्नी की वजह से इतना दुखी हूँ। लेकिन तुम्हारा बेटा अब कहाँ है? रॉबिन ने पूछा, जिसने नाइट की सारी बातें ध्यान से सुनी थीं। फिलिस्तीन में, सर रिचर्ड ने कहा, क्रॉस और पवित्र कब्र के लिए एक बहादुर ईसाई सैनिक की तरह लड़ रहा था। सच में, सर वाल्टर की मौत और लंकास्टर के रिश्तेदारों की नफरत के कारण इंग्लैंड उसके लिए एक बुरी जगह थी। सचमुच, रॉबिन ने भावुक होकर कहा, तुम्हारी किस्मत बहुत कठिन है। लेकिन मुझे बताओ, तुम्हारी संपत्तियों के लिए एमेट को क्या देना है? केवल 400 पाउंड, सर रिचर्ड ने कहा। इस पर रॉबिन ने गुस्से में अपनी जांघ पर हाथ मारा। ओ खून चूसने वालों, वह चिल्लाया, एक कुलीन संपत्ति 400 पाउंड में जब्त कर ली जाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी जमीन खो दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, सर रिचर्ड? इस मामले में मुझे मेरी अपनी किस्मत से परेशानी नहीं है, शूरवीर ने कहा, लेकिन मेरी प्रिय महिला की किस्मत से, क्योंकि अगर मैं अपनी जमीन खो देता हूं तो उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर दान पुण्य करना पड़ेगा, जिससे, मुझे लगता है, उसका घमंडी दिल टूट जाएगा। जहाँ तक मेरी बात है, मैं खारे समुद्र को पार करके फिलिस्तीन जाऊंगा और अपने बेटे के साथ पवित्र कब्र की लड़ाई में शामिल हो जाऊंगा। तभी विल स्कारलेट बोला, लेकिन क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है जो तुम्हारी इस कठिन जरूरत में तुम्हारी मदद कर सके? कभी भी कोई आदमी नहीं, सर रिचर्ड ने कहा। जब मैं घर पर काफी अमीर था और मेरे दोस्त थे, तो वे मेरे बारे में बहुत डींगे मारते थे कि वे मुझसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन जब जंगल में ओक का पेड़ गिरता है तो सुआ उसके नीचे से भाग जाते हैं, ताकि वे भी नीचे न गिरें। इसलिए मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि मैं न केवल गरीब हूँ, बल्कि मेरे बहुत बड़े दुश्मन भी हैं। तब रॉबिन ने कहा, आप कहते हैं कि आपका कोई दोस्त नहीं है, सर रिचर्ड। मैं कोई घमंड नहीं करता, लेकिन कई लोगों ने अपनी परेशानियों में रॉबिन हुड को एक दोस्त पाया है। सर नाइट, हिम्मत रखिए, मैं आपकी अभी भी मदद कर सकता हूँ। शूरवीर ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, लेकिन इसके बावजूद रॉबिन के शब्दों ने उसके हृदय को और अधिक प्रसन्न कर दिया, क्योंकि वास्तव में आशा, चाहे कितनी भी फीकी क्यों ना हो, अंधकार में एक चमक ले आती है, जैसे एक छोटी सी रोशनी जिसकी कीमत बहुत कम होती है। जब वे ग्रीनवुड के पेड़ के पास पहुंचे तो दिन लगभग ढल चुका था। दूर से ही उन्होंने लोगों की संख्या देखकर समझ लिया था कि लिटिल जॉन किसी मेहमान के साथ वापस आया है, लेकिन जब वे काफी पास पहुंचे तो उन्हें हियरफोर्ड के लॉर्ड बिशप के अलावा और कौन मिला। मुझे पता है कि अच्छे बिशप को बहुत परेशानी हो रही थी। वे पेड़ के नीचे ऊपर नीचे ऐसे चल रहे थे जैसे मुर्गी घ में फंसी लोमड़ी। उनके पीछे 3 ब्लैक फ्राया एक डरे हुए समूह में एक साथ खड़े थे, जैसे तूफान में 3 काली भेड़ें। पास ही के पेड़ों की शाखाओं से 6 घोड़े बंधे हुए थे, उनमें से एक पर आकर्षक साज सज्जा थी जिस पर बिशप सवार होते थे, और दूसरे घोड़ों पर अलग अलग आकार और किस्म के सामान लदे हुए थे, जिनमें से एक को देखकर रॉबिन की आंखें चमक उठी, क्योंकि वह एक बक्सा था जो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन लोहे की पट्टियों और पसलियों से भारी रूप से बंधा हुआ था। जब बिशप ने रॉबिन और उसके साथियों को खुले में आते देखा तो उसने ऐसा किया जैसे वह यमन की ओर दौड़ेगा, लेकिन बिशप और 3 भिक्षुओं की रखवाली करने वाले व्यक्ति ने अपना क्वार्टर स्टाफ आगे बढ़ा दिया, जिससे उसके आधिपत्य को पीछे हटना पड़ा। हालांकि उसके माथे पर बल पड़ गई और वह क्रोधित हो गया। रुको, मेरे प्रभु बिशप, प्रसन्नचित रॉबिन ने ऊंची आवाज में कहा। जब उसने देखा कि क्या हुआ था, मैं पूरी तेजी से तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, न कि इंग्लैंड के किसी भी व्यक्ति को। ऐसा कहते हुए उसने अपने कदम तेज कर दिए और जल्द ही वहां पहुंच गया जहां बिशप गुस्से में खड़ा था। अब क्या हुआ? बिशप ने ऊंची और गुस्से भरी आवाज में कहा, जब रॉबिन उसके पास आया। क्या तुम और तुम्हारे साथी चर्च में मेरे जैसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? मैं और मेरे भाई अपने घोड़ों और उनकी रखवाली के लिए 1.5 दर्जन आदमियों के साथ मुख्य सड़क पर शांतिपूर्वक गुजर रहे थे, तभी एक बहुत बड़ा तगड़ा आदमी आया जो पूरे 7 फीट लंबा था। उसके पीछे 80 या उससे भी ज्यादा आदमी थे,
और उसने मुझे रुकने के लिए कहा। मैं हेफोर्ड का लॉर्ड बिशप, ध्यान रहे। इस पर मेरे हथियारबंद पहरेदार उन्हें काया समझो सीधे भाग गए। लेकिन देखो, इस आदमी ने न केवल मुझे रोका, बल्कि उसने मुझे धमकाया, कहा कि रॉबिनहुड मुझे सर्दियों की बाढ़ की तरह नंगा कर देगा। फिर इन सब के अलावा उसने मुझे मोटा पुजारी, आदमखोर बिशप, पैसे चोर, सूदखोर और न जाने क्या क्या घिनौने नाम दिए, जैसे कि मैं कोई घुमक्कड़ भिखारी या टिनक से ज्यादा कुछ नहीं था। इस पर बिशप ने गुस्से में बिल्ली की तरह घूर कर देखा, जबकि सर रिचर्ड भी हंस पड़े। केवल रॉबिन ने गंभीर चेहरा बनाए रखा। हाय मेरे प्रभु, उसने कहा कि मेरे दल ने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। मैं आपको सच बताता हूँ कि हम आपके वस्त्र का बहुत सम्मान करते हैं। छोटे जॉन, तुरंत आगे बढ़ो। इन शब्दों पर लिटिल जॉन आगे आया। उसने अपना चेहरा एक विचित्र भाव में मोड़ लिया, जैसे कि वह कह रहा हो, हे भगवान, मुझ पर दया करो। फिर रॉबिन ने हेफोर्ड के बिशप की ओर रुख किया और कहा, क्या ये वही आदमी था जिसने आपके आधिपत्य से इतनी निर्भीकता से बात की थी? हाँ, सचमुच यह वही था, बिशप ने कहा। एक शरारती आदमी, मैं जानता हूँ। और क्या तुमने, लिटिल जॉन, रॉबिन ने दुखी स्वर में कहा, उसके आधिपत्य को मोटा पादरी कहा था? हाँ, लिटिल जॉन ने दुख से कहा। और एक आदमखोर बिशप? हाँ, लिटिल जॉन ने पहले से भी अधिक दुखी होकर कहा। और एक पैसाखोर सूदखोर? हाँ, लिटिल जॉन ने इतनी दुख भरी आवाज में कहा कि शायद वेंटले के ड्रैगन की भी आंखों में आंसू आ गए होंगे। अफसोस, ये बातें होनी चाहिए। बिशप की ओर मुड़ते हुए प्रसन्नचित रॉबिन ने कहा, क्योंकि मैंने लिटिल जॉन को हमेशा एक सच्चा आदमी पाया है। इस पर हंसी की गड़गड़ाहट गूंज उठी, जिससे बिशप के चेहरे पर खून की लहर दौड़ गई, यहाँ तक कि वह सिर से लेकर थोड़ी तक लाल हो गया। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और केवल अपने शब्दों को निगल लिया, हालांकि वे उसे लगभग घुटन दे रहे थे। नहीं, मेरे प्रभु बिशप, रॉबिन ने कहा, हम लोग असभ्य हैं, लेकिन मैं ऐसे बुरे लोगों पर भरोसा नहीं करता जैसा कि आप सोचते हैं। यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपके आदरणीय के सिर के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा सके। मैं जानता हूँ कि आप हमारे मजाक से चिढ़ गए हैं, लेकिन हम सभी यहाँ ग्रीनवुड में समान हैं, क्योंकि हमारे बीच कोई बिशप, बैरन या अर्ल नहीं है, बल्कि केवल मनुष्य हैं। इसलिए जब तक आप यहाँ रहते हैं, आपको हमारे साथ अपना जीवन साझा करना चाहिए। आओ मेरे खुशमिजाज लोगों, संगीत बजाओ और दावत तैयार करो। इस बीच हम अपने मेहमानों को अपने वुडलैंड खेल दिखाएंगे। इसलिए जब कुछ लोग मांस भूनने के लिए आग जलाने चले गए, तो अन्य लोग अपनी लाठियां और लंबे धनुष लेने के लिए दौड़ पड़े। तब रॉबिन ने ली के सर रिचर्ड को आगे बुलाया। मेरे प्रभु बिशप, उन्होंने कहा, आज हमारे साथ एक और मेहमान है। मैं चाहता हूं कि आप उसे बेहतर तरीके से जान सकें, क्योंकि मैं और मेरे सभी लोग इस उत्सव में आप दोनों का सम्मान करने का प्रयास करेंगे। सर रिचर्ड, बिशप ने निंदा भरे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि आप और मैं इस मांद में साथी और साथी पीड़ित हैं। वह चोर कहने ही वाला था, लेकिन वह अचानक रुक गया और रॉबिनहुड की ओर तिरछी नज़र से देखने लगा। बोलिए बिशप, रॉबिन ने हंसते हुए कहा। हम शेरवुड के लोग शब्दों के आसान प्रवाह को रोक नहीं पाते। तुम चोरों का अड्डा कहने वाले हो, बिशप ने कहा। शायद मैं यही कहना चाहता था, सर रिचर्ड, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैंने तुम्हें अभी अभी इन लोगों के घिनौने मजाक पर हंसते हुए देखा। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यह ज्यादा उचित होता कि तुम उन्हें हंसी से उकसाने के बजाय भौहें सिकोड़कर रोक देते। मेरा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, सर रिचर्ड ने कहा, लेकिन एक मजेदार मजाक है, और मैं सच कह सकता हूं कि अगर यह मेरे खुद के खिलाफ होता तो मैं इस पर हंसता। लेकिन अब रॉबिनहुड ने अपने कुछ साथियों को बुलाया जिन्होंने जमीन पर नरम काय बिछाए और उस पर हिरन की खाल बिछा दी। फिर रॉबिन ने अपने मेहमानों को बैठने के लिए कहा और वे तीनों बैठ गए। कुछ प्रमुख लोग जैसे लिटिल जॉन, विल स्कारलेट, एलेने डेल और अन्य पास की जमीन पर लेट गए। फिर मैदान के दूर छोर पर एक माला स्थापित की गई और वहां से धनुर्धारियों ने निशाना साधा, और उस दिन ऐसा निशाना साधा गया कि देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा।
और इस दौरान रॉबिन ने बिशप और नाइट से इतनी अनोखी बातें की कि एक अपनी झुंझलाहट और दूसरा अपनी परेशानी भूल गया। वे दोनों बार बार जोर से हंसे। फिर एलन डेल आगे आए और अपनी वीणा को धुन दिया और चारों ओर सन्नाटा छा गया और उन्होंने अपनी अद्भुत आवाज में प्रेम, युद्ध, गौरव और उदासी के गीत गाए और सभी बिना किसी हरकत या आवाज के सुनते रहे। इस तरह एलन तब तक गाता रहा जब तक कि पेड़ों की उलझी हुई शाखाओं के ऊपरी गुच्छों के बीच बड़ा गोल चांदी का चांद अपनी साफ सफेद रोशनी से चमक नहीं उठा। आखिरकार दो साथी यह कहने आए कि दावत तैयार है, इसलिए रॉबिन अपने मेहमानों को दोनों हाथों से आगे बढ़ाते हुए उन्हें वहां ले गया जहां घास पर फैले सफेद लिनन के कपड़े के साथ साथ बहुत बढ़िया धुएंदार व्यंजन रखे हुए थे, जिनकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। चारों ओर मशालों की चमक थी जो लाल रोशनी से सब कुछ रोशन कर रही थी। फिर तुरंत बैठ गए, सभी शोर और हुड़दंग में डूब गए। थालियों की खड़खड़ाहट जोरदार बातचीत और हंसी की आवाज के साथ मिल गई। दावत काफी देर तक चली, लेकिन आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया और चमकदार शराब और गुनगुनाती हुई शराब तेजी से गुजर गई। तब रॉबिन हुड ने ऊंची आवाज में चुप रहने को कहा और जब तक वह बोला सब कुछ शांत रहा। मेरे पास आप सभी को बताने के लिए एक कहानी है, इसलिए मेरी बात सुनिए, उसने कहा, जिसके बाद बिना किसी और बात के उसने सर रिचर्ड के बारे में सब कुछ बता दिया और बताया कि उसकी जमीनें कैसे गिरवी रखी गई थीं। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, बिशप का चेहरा, जो पहले मुस्कुरा रहा था और खुशी से लाल हो रहा था, गंभीर हो गया और उसने अपने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल को एक तरफ रख दिया, क्योंकि वह सर रिचर्ड की कहानी जानता था और उसका दिल भयानक आशंकाओं से डूब गया। फिर जब रॉबिन हुड ने अपनी बात कह दी तो वह हेयरफोर्ड के बिशप की ओर मुड़ा। अब मेरे प्रभु बिशप, उसने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि यह किसी के साथ बुरा व्यवहार है, खासकर एक पादरी के साथ जिसे विनम्रता और दान में रहना चाहिए? इस पर बिशप ने एक शब्द भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि उदास आंखों से जमीन की ओर देखने लगा। रॉबिन ने कहा, अब आप इंग्लैंड के सबसे अमीर बिशप हैं, क्या आप इस जरूरतमंद भाई की मदद नहीं कर सकते? लेकिन बिशप ने फिर भी एक शब्द भी उत्तर नहीं दिया। फिर रॉबिन लिटिल जॉन की ओर मुड़ा और बोला, तुम और विल स्टटली जाओ और उन 5 पैक घोड़ों को लेकर आओ। इसके बाद दोनों यौमन ने वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया था। कपड़े के पास के लोगों ने हरे रंग की जगह बनाई, जहां प्रकाश सबसे उज्ज्वल था, उन 5 घोड़ों के लिए जिन्हें लिटिल जॉन और विल स्टटली ने तुरंत आगे बढ़ाया। सामान का स्को किसके पास है? रॉबिन हुड ने ब्लैक फ्रायर्स की ओर देखते हुए पूछा। तभी सबसे छोटा आदमी कांपती हुई आवाज में बोला, वह बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा कोमल और झुर्रियों वाला था। ये सब मेरे पास है, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे नुकसान न पहुँचाओ। नहीं, रॉबिन ने कहा, मैंने अभी तक किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया है, लेकिन इसे मुझे दे दो, अच्छे पिता। इसलिए बूढ़े व्यक्ति ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और रॉबिन को वह पट्टिका दी जिस पर घोड़ों पर विभिन्न पैकेजों का लेखा जोखा लिखा था। रॉबिन ने इसे विल स्कारलेट को देते हुए उसे इसे पढ़ने के लिए कहा। इसलिए विल स्कारलेट ने अपनी आवाज ऊंची की ताकि सभी सुन सके और कहा, एनकिस्टा के व्यापारी क्वेंटिन के लिए रेशम की 3 गांठें। रॉबिन ने कहा, हम इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेंटिन एक ईमानदार व्यक्ति है जो अपनी मितव्ययिता से आगे बढ़ा है। इसलिए रेशम की गांठें बिना खोले ही रख दी गईं। बियूमोंट के मठ के लिए रेशम मखमल की एक गठरी। रॉबिन ने कहा, इन पुजारियों को रेशमी मखमल की क्या जरूरत है? फिर भी, हालांकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है, मैं उनसे सब कुछ नहीं लूंगा। इसे 3 हिस्सों में नापें, एक दान के लिए बेचा जाएगा, एक हमारे लिए और एक मठ के लिए। तो ये भी रॉबिन हुड के कहने पर किया गया। सेंट थॉमस चैपल के लिए 20 महान मोमबत्तियां। रॉबिन ने कहा, ये चैपल का है, इसलिए इसे एक तरफ रख दो। धन्य संत थॉमस से वह लेना हमसे दूर की बात है जो उसका है। इसलिए ये भी रॉबिन के कहने पर किया गया और मोमबत्तियां एक तरफ रख दी गईं, साथ ही ईमानदार क्वेंटिन की रेशम की बिना खोली गई गांठें भी। इसलिए सूची को पूरा किया गया और रॉबिन ने जो सबसे उचित समझा उसके अनुसार सामान का मूल्यांकन किया गया।
कुछ चीजों को बिना छुए अलग रख दिया गया और कई को खोलकर 3 बराबर भागों में बांट दिया गया, दान के लिए, खुद के लिए और मालिकों के लिए। और अब मशाल की रोशनी में सारी जमीन रेशम और मखमल और सोने के कपड़े और बढ़िया शराब के डिब्बों से ढकी हुई थी, और इस तरह वे पट्टिका पर अंतिम पंक्ति पर पहुंच गए, हेफोर्ड के लॉर्ड बिशप का एक बक्सा। इन शब्दों पर बिशप ठंड से कांप उठा और बक्सा जमीन पर रख दिया गया। महाशय बिशप, क्या आपके पास इस बक्से की चाबी है? रॉबिन ने पूछा। बिशप ने अपना सिर हिलाया। जाओ, विल स्कारलेट, रॉबिन ने कहा, तुम यहाँ सबसे ताकतवर आदमी हो, एक तलवार लाओ और अगर तुम कर सकते हो तो इस बक्से को काट दो। फिर विल स्कारलेट उठा और उन्हें छोड़कर चला गया। कुछ ही देर में वापस आया, उसके हाथ में एक बड़ी 2 हाथ वाली तलवार थी। उसने 3 बार उस मजबूत, लोहे से बंधे बक्से पर वार किया, और तीसरे वार में वो फट गया और सोने का एक बड़ा ढेर बाहर लुढ़क आया, जो मशालों की रोशनी में लाल चमक रहा था। यह नज़ारा देखकर बैंड के बीच एक बड़बड़ाहट फैल गई, जैसे दूर के पेड़ों में हवा की आवाज़, लेकिन कोई भी आदमी आगे नहीं आया और न ही पैसे को छुआ। रॉबिन ने कहा, तू, विल स्कारलेट, तू, एलन ए डेल, और तू, लिटिल जॉन, इसकी गिनती कर। सारा पैसा गिनने में बहुत समय लगा और जब उसे ठीक से गिन लिया गया, तो विल स्कारलेट ने बताया कि कुल 1500 स्वर्ण पाउंड हैं। लेकिन सोने के बीच में उन्हें एक कागज़ मिला, जिसे विल स्कारलेट ने ऊंची आवाज़ में पढ़ा और सभी ने सुना कि यह पैसा हेरफोर्ड के बिशपिक से संबंधित कुछ संपदाओं से लिया गया किराया, जुर्माना और जब्त था। मेरे प्रभु बिशप, रॉबिन हुड ने कहा, मैं आपको नंगा नहीं करूंगा, जैसा कि लिटिल जॉन ने कहा था, सर्दियों की झाड़ियों की तरह, क्योंकि आपको अपने धन का 1/3 हिस्सा वापस लेना होगा। इसका 1/3 हिस्सा आप अपने और अपने साथियों के मनोरंजन के लिए हमें दे सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं। इसका 1/3 हिस्सा आप दान के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि बिशप, मैंने सुना है कि आप अपने से नीचे के लोगों के लिए एक कठोर स्वामी हैं और आप अपने लाभ को जमा करते हैं, जिसे आप अपनी पसंद की चीज़ों पर खर्च करने की बजाय दान में दे सकते हैं। ये सुनकर बिशप ने ऊपर देखा, परंतु वह एक शब्द भी नहीं बोल सका, फिर भी वह अपनी कुछ संपत्ति बचाकर रखने के लिए आभारी था। फिर रॉबिन ली के सर रिचर्ड की ओर मुड़ा और बोला, अब, सर रिचर्ड, चर्च आपको लूटने पर तुला हुआ है, इसलिए चर्च के लाभ के अतिरिक्त हिस्से का उपयोग आपकी सहायता के लिए किया जा सकता है। आप उन 500 पाउंड को ले लेंगे जो बिशप से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के लिए रखे गए हैं, और उससे एम्मेट को अपना कर्ज चुकाएंगे। सर रिचर्ड ने रॉबिन को तब तक देखा जब तक कि उसकी आंखों में कुछ ऐसा नहीं उभर आया जिससे सारी रोशनी और चेहरे एक साथ धुंधले हो गए। अंत में उसने कहा, मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद देता हूँ, दोस्त, तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए। फिर भी, अगर मैं तुम्हारा तोहफा मुफ्त में नहीं ले सकता तो बुरा मत मानना। लेकिन मैं ये करूँगा, मैं पैसे लूँगा और अपना कर्ज चुकाऊँगा, और 1 साल और 1 दिन बाद इसे या तो तुम्हें या हेयरफोर्ड के लॉर्ड बिशप को सुरक्षित लौटा दूंगा। इसके लिए मैं अपने सबसे पवित्र शूरवीर वचन की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं उधार लेने के लिए स्वतंत्र महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो मेरी मदद करने के लिए उस चर्च के इतने ऊंचे व्यक्ति से ज़्यादा बाध्य हो जिसने इतना कठिन सौदा किया हो। सच में, सर नाइट, रॉबिन ने कहा, मैं उन बड़ी आशंकाओं को नहीं समझता जो तुम्हारे जैसे लोगों के साथ होती हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। लेकिन बेहतर होगा कि तुम साल के अंत में पैसे मेरे पास ले आओ, क्योंकि शायद मैं बिशप से बेहतर इसका इस्तेमाल कर सकूं। इसके बाद, अपने आसपास के लोगों की ओर मुड़ते हुए, उसने अपना आदेश दिया, और 500 पाउंड गिने गए और सर रिचर्ड के लिए एक चमड़े के थैले में बांध दिए गए। बाकी खजाने को बांट दिया गया, और एक हिस्सा बैंड के खजाने में ले जाया गया, और एक हिस्सा बिशप के लिए अन्य चीज़ों के साथ रख दिया गया। तभी सर रिचर्ड उठे। उन्होंने कहा, मैं देर तक नहीं रुक सकता, अच्छे मित्रों, क्योंकि अगर मैं घर नहीं आया तो मेरी पत्नी चिंतित हो जाएगी, इसलिए मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। तभी रॉबिन हुड और उसके सभी खुशमिजाज लोग उठ खड़े हुए और रॉबिन ने कहा, हम आपको यहाँ से बिना देखरेख के नहीं जाने दे सकते, सर रिचर्ड। तभी लिटिल जॉन बोला, अच्छे मालिक, मुझे अपनी टोली में से कुछ हटे कट्टे लोगों को चुनने दीजिए,
और हम सब मिलकर उचित तरीके से हथियारबंद हो जाएंगे और तब तक सर रिचर्ड के अनुचर के रूप में काम करेंगे जब तक कि वह हमारे बदले में अन्य लोगों को नहीं ले आते। तुमने ठीक कहा लिटिल जॉन, और यह हो जाएगा, रॉबिन ने कहा। तभी विल स्कारलेट बोला, आओ हम उसे गले में लटकाने के लिए एक सोने की चेन दें, जैसा कि उसके खून के किसी सदस्य को चाहिए, और उसकी एड़ियों में पहनने के लिए सोने की पट्टियां भी दें। तब रॉबिन हुड ने कहा, तुमने ठीक कहा विल स्कारलेट, और यह हो जाएगा। तभी विल स्टूटली बोला, चलो उसे वह मखमली गठरी और सोने के कपड़े का रोल देते हैं, ताकि वह उसे रॉबिन हुड और उसके साथियों की ओर से उसकी कुलीन पत्नी के लिए उपहार के रूप में घर ले जा सके। इस पर सभी ने खुशी से ताली बजाई और रॉबिन ने कहा, तुमने ठीक कहा विल स्टटली, और यह हो जाएगा। फिर सर रिचर्ड ऑफ दली ने चारों ओर देखा और बोलने की कोशिश की, लेकिन भावनाओं के कारण वह ऐसा नहीं कर सका जो उसे दबा रही थी। अंत में उसने कर्कश, कांपती हुई आवाज में कहा, तुम सब देखोगे अच्छे दोस्तों कि सर रिचर्ड ऑफ दली हमेशा तुम्हारी इस दयालुता को याद रखेगा, और अगर तुम कभी भी सख्त जरूरत या परेशानी में हो तो मेरे और मेरी महिला के पास आओ, और कैसली की दीवारें तब तक ढहा दी जाएंगी जब तक कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंच जाए। वो आगे कुछ नहीं कह सका, लेकिन जल्दी से दूर चला गया। लेकिन अब लिटिल जॉन और उसके दल के लिए चुने गए 19 तगड़े साथी यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार होकर आगे आए। हर आदमी ने अपनी छाती पर एक बंधा हुआ कवच पहना हुआ था, और उसके सिर पर स्टील की टोपी थी, और उसकी कमर में एक अच्छी मोटी तलवार थी। वे सब एक पंक्ति में खड़े होकर एक वीरतापूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। फिर रॉबिन आया और सर रिचर्ड के गले में सोने की एक चेन डाल दी, और विल स्कारलेट ने घुटनों के बल बैठकर उसकी एड़ी पर सोने के स्पर्श बांध दिए, और अब लिटिल जॉन ने सर रिचर्ड के घोड़े को आगे बढ़ाया और नाइट सवार हो गया। उसने थोड़ी देर रॉबिन को देखा, फिर अचानक झुका और उसके गाल को चूमा। जब नाइट और योमिन मशालों की चमक और स्टील की चमक के साथ जंगल से चले गए तो जंगल के सभी मैदानों में जयकार गूंज उठी और वे चले गए। तभी हेयरफोर्ड के बिशप ने शोकपूर्ण स्वर में कहा, मुझे भी जौगन करनी होगी अच्छे साथी, क्योंकि रात बहुत हो गई है। लेकिन रॉबिन ने बिशप की बांह पर हाथ रखा और उसे रोक दिया। इतनी जल्दी मत करो लॉर्ड बिशप, उसने कहा। 3 दिन बाद सर रिचर्ड को एमेट को अपना कर्ज चुकाना होगा। उस समय तक तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, नहीं तो तुम नाइट के लिए परेशानी खड़ी करोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम खूब मौज मस्ती करोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम भूरे हिरन का शिकार करने के शौकीन हो। अपनी उदासी का लबादा उतार दो और 3 दिनों तक एक खुशहाल यौवन जीवन जीने की कोशिश करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब समय आएगा तो तुम्हें जाने का अफसोस होगा। इसलिए बिशप और उनकी टोली 3 दिनों तक रॉबिन के साथ रही, और उस दौरान उनके आधिपत्य ने खूब मौज मस्ती की। इसलिए जैसा कि रॉबिन ने कहा था, जब उनके जाने का समय आया तो उन्हें ग्रीनवुड छोड़ने का दुख हुआ। 3 दिनों के अंत में रॉबिन ने उन्हें मुक्त कर दिया और जंगल से बाहर भेज दिया ताकि लुटेरे उनके बचे हुए सामान और बंडलों को लूटने से रोक सकें। लेकिन जैसे ही बिशप चला गया, उसने मन ही मन कसम खाई कि वो कभी न कभी रॉबिन को उस दिन का पछतावा कराएगा जब उसने उसे शेरवुड में रोका था। लेकिन अब हम सर रिचर्ड का अनुसरण करेंगे, तो सुनिए और आप जानेंगे कि उनके साथ क्या हुआ और कैसे उन्होंने एमेट प्रायरी में अपने कर्ज का भुगतान किया और इसी तरह रॉबिन हुड को भी उचित समय पर भुगतान किया।